जय हिंद दोस्तों। हम लोग ये खान सर का पॉकेट जीके का जो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें उसका मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे थे लोग। तो पिछले वीडियो में पहला वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर किए। तो लोग आज से चौथा टॉपिक के इस वीडियो में कवर होगा। जितना टॉपिक कवर हो जाए उसको कवर किया जाएगा। एक दिन गैप था क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे शादी था, तो डीजे वगैरह के साउंड आता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। चौथा टॉपिक अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, यानी कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ क्या संबंध था उसके बारे में देखना है। मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। यह किसके राज्य के अधीन था? तो यह विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय, कौन? वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा था, ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई है। किसके अवशेषों पर? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर मैसूर राज्य की स्थापना की गई है। वाडियार वंश के अंतिम शासक वाडियार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। कौन थे? चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय थे। के शासनकाल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज, इनके शासनकाल के दौरान ही राज्य की वास्तविक सत्ता किनके पास आ गई? तो देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। मैसूर पर निरंतर मराठों का क्या रहा? आक्रमण होता रहा, लेकिन निजाम थे लोग, वे मैसूर को अपने अधिकार में मानते थे। तो 1719 ईस्वी में संपन्न हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था जो मराठों ने चालू किया था। चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल यानी कि वर्तमान नाम क्या है डिंडीगुल का, तमिलनाडु का फौजदार बना। यह कहाँ का फौजदार बना था हैदर अली? तो 1755 में तमिलनाडु का फौजदार बना। इसी वर्ष से हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया गया। हैदर ने खंडेराव नामक के ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। हैदर अली क्या था? तो निरक्षरता या पढ़ा लिखा नहीं था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक था। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक के हैदर अली हुआ करता था। 1764, 1766 और 1771 ईस्वी में हैदर अली मराठों पर आक्रमण किए। ये 3 साल जो थे 64, 66 और 71 में हैदर अली ने किन पर आक्रमण किया था? तो मराठों पर आक्रमण किया। 1764 ईस्वी में हल्ली बली, कौन सा युद्ध? हल्ली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। हल्ली बली के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हल्ली बली के युद्ध में किसको पराजित किया था मराठों ने? तो हैदर अली को हल्ली बली के युद्ध में मराठों ने पराजित किया था। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय आधार पर सैनिक का प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। हैदर अली 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था। युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र हुआ, यानी कि हैदर अली जब वे मर गया तो उसके बाद उसका बेटा वहाँ का उत्तराधिकारी यानी कि शासक बना। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया। टीपू सुल्तान ने अपने प्रांतों को कितने साम्राज्य में विभाजित किया था? तो 7 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें आसिफी टुकड़ी कहते थे। जिन्हें क्या कहते थे? तो आसिफी टुकड़ी कहते थे। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को किसने अपनाया था? भारतीय शासकों में से पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को किसने अपनाया था? तो यह टीपू सुल्तान ने अपनाया था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने किनकी सहायता से जैकोबियन क्लब, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। और किन लोगों की मदद से किया था? तो इसने फ्रांसीसियों के मदद से किया था।
उसके बाद है 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। नौसेना बोर्ड का टीपू सुल्तान ने कब गठन किया था? तो 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। और मंगलौर, गाजियाबाद और मोलीबाद व मोलीदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का निर्माण किया था। कहाँ कहाँ पे? तो मंगलौर, गाजियाबाद और मोलीदाबाद में। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य, इसकी उपाधि क्या थी? सीधा साधा दैत्य। थॉमस से मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा है। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है और अशांत आत्मा भी किसके द्वारा कहा गया? तो थॉमस मुनरो के द्वारा कहा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आप लोग घबरा में कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया? तो अभी जस्ट इसके नीचे आएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? बार बार ये क्वेश्चन बनता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया। जब टीपू का डेथ हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने वाडियार वंश का मैसूर की गद्दी पर किसे बैठाया? तो कृष्ण राय को बैठाया था। और यह किस वंश का था? तो यह वाडियार वंश का था। एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेलूर में कैद कर लिया गया। 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में लॉर्ड वेंटिंग ने कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया। यानी कि लॉर्ड बेटिंग ने 1831 में कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर का प्रशासन था जो कंपनी के हाथों में ले लिया तथा लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडियार और राजवंश को लौटा दिया। जब उसके बाद लॉर्ड रिपन आया था तो 1881 ईस्वी में जो बेंटिंग के द्वारा मैसूर राज्य पर कुशासन की आरोप लगाया गया था उससे मुक्त कर दिया और मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे कब हुए थे और उस समय कौन गवर्नर जनरल थे और किस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो पहला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कब से कब तक हुआ था? तो 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। यह युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेलस था। और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी और किस युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि के द्वारा? तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा युद्ध था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था। और इस युद्ध को मंगलौर की संधि के तहत समाप्त किया गया था। और मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा युद्ध है जो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुई थी, जो उस समय गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस था। उस समय कौन था? तो कॉर्नवालिस था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 ईस्वी में इस युद्ध को समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को किसी संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 ईस्वी में समाप्त किया गया था। उसके बाद है अंतिम युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और यह उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। मैसूर सहायक संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसी युद्ध के बारे में एक नोट पॉइंट है, उसको देखते हैं लोग। इस युद्ध में मराठा अंग्रेजों की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट, अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? तो सर आयरकुट के नेतृत्व में
लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। और फ्रांस की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लाली। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अब है इसी बुक्स का 5वां टॉपिक के सिख एवं अंग्रेज के बीच में क्या हुए थे, तो उसको देखते हैं हम लोग के सिख और अंग्रेज के बीच। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम गुरु थे सिख संप्रदाय के, गुरु नानक ने की है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, जो इनको मानते थे उन्हें ही सिख कहा गया है। नानक के बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक के किससे राजा के समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी में नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा को दिन आध्यात्मिक के पुनर्जीवन का आभास हुआ। नानक ने यूरू का लंगर नामक के निःशुल्क सहभागी भोजनालय की शुरुआत की। गुरु नानक ने अनेकों स्थानों पर संगत का मतलब होता है धर्मशाला एवं पंगत का यानी लंगर ऐसा स्थान होता है जहाँ पे लोगों को बिना पैसा लिए ही खाना खिलाया जाता है, लंगर स्थापित किए। ये सब लंगर ज़्यादातर पंजाब में देखने को मिलेंगे। स्थापित किए। इसने गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। सन 1539 ईस्वी में, कब? सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की कहाँ मृत्यु हुई थी? तो करतारपुर में। और कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हुए गुरु अंगद का जीवन काल कितना दिन तक था? तो 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक रहा था इनका जीवन काल। सिखों के दूसरे गुरु थे ये। सिखों के कौन नंबर के गुरु थे? तो दूसरे गुरु बने थे। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लाहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था नानक द्वारा शुरू की गई, मतलब कि जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी गुरु नानक के द्वारा, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। इन्होंने जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी उसे अस्थायी बना दिया, अस्थायी बनाए रखा एवं गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। उसके बाद होते हैं गुरु अमरदास, तीसरे नंबर के गुरु हैं, जिनका जीवन काल 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक रहा था। और ये सिखों के तीसरे गुरु बने थे। कौन नंबर के थे? तो तीसरे गुरु बने थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। लवन ने, इन लोगों में जो विवाह की प्रथा होती है उसे लवन कहते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। अकबर ने इनसे भेंट किया था गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर, ये जगह है गोविंदवाल में जाकर भेंट किया था। और उनकी पुत्री, अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी को कई गांव को दान में दिया था अकबर ने। अमरदास द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। इन्होंने कितनी गद्दियों की स्थापना की? तो 22 गद्दियों की, और प्रत्येक पर एक महंत भी बैठाया। उसके बाद हुए रामदास से, जिनका जीवन काल 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा था। और ये कौन थे? तो बीबी भानी के पति थे। सिखों के चौथे गुरु बने थे। अकबर द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा, कितना? 500 बीघा भूमि दी गई थी दान में। इस भूमि पर इस भूमि पर गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक के जलाशय खुदवाया एवं अमृतसर नगर स्थापित किया। इसी जो अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था उसी पे क्या बनाया था? अमृतसर नामक के जलाशय और अमृतसर नगर स्थापित किया। गुरु रामदास से द्वारा अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। यहीं से गुरु का पैतृक के पद बना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुरु का पैतृक के पद किससे गुरु से बना था? तो गुरु रामदास से बना था। इन्होंने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को गुरु की पद सौंप दिया था। उसके बाद होते हैं गुरु अर्जुन देव, उन्हीं के पुत्र। गुरु अर्जुन देव का जीवन काल 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहा था। 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहा था। सिखों के ये 5वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, उसकी रचना की थी। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इससे जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कबीर की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, नामदेव की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया और रैदास के रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन
गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया गया था? हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन ने करवाया था। 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में जहांगीर 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो कौन था? तो जहांगीर का बेटा था और उसकी मदद कौन किया था? गुरु अर्जुन ने उसको मदद करने के कारण मरवा दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि राजकुमार खुसरो को इन्होंने मदद की थी। उसके बाद है गुरु हरगोबिंद। इनका जीवन काल 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक रहा था। इनका जीवन काल कितना रहा था? तो 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक रहा था। और ये सिखों के कितने छठे गुरु हुए थे? सिखों के छठे गुरु हुए। हरगोबिंद जी ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को क्या किया? तो सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। अमृतसर की क्या किया था इन्होंने? तो अमृतसर को किलेबंद कर दिया। उसके बाद हुए गुरु हर राय हुए, जिनका जीवन काल 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक रहा था और ये सिखों के 7वें गुरु हुए। सिखों के किस नंबर के गुरु हुए थे? तो 7वें नंबर के गुरु हुए। उसके बाद आए गुरु हरकिशन, जिनका जीवन काल 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक रहा था। सिखों के 8वें गुरु हुए। ये सिखों के 8वें गुरु हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। इनको दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। चेचक से किस गुरु की मृत्यु हुई थी? तो गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। उसके बाद हुए गुरु तेग बहादुर, जिनका जीवन काल 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक रहा। सिखों के 9वें गुरु थे। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। जो वर्तमान में आज दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पर इनको औरंगजेब ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? तो इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इसलिए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह में, जिनका जीवन काल 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहा था। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा क्या कहा था? पातशाह कहा। एवं इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब में कार्यस्थली पावता थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की तथा सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा था। इन्होंने 5 ककार अनिवार्य किया और वे 5 ककार क्या थे? तो अब केस को बड़ा करना, उसके बाद अपने पास कंघा रखना, कंघा के साथ कृपाण रखना। कृपाण होता है 9 इंच का, एक के धारदार छुरा या तलवार के टाइप होता है, 9 इंच का होता है। उसके बाद कच्छा पहनना, बड़ा सा, पंजाबी लोग देखते होंगे कि बड़ा सा कच्छा पहनते होंगे। उसके बाद कड़ा पहनना। इन 5 चीज़ों को रखने की अनुमति प्रदान की तथा अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को भी कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह में किस भाषा में लिखा था? तो फारसी में लिखा था। उसके बाद इनके दो पुत्र कौन कौन थे? तो फतेह सिंह, इनका पहला पुत्र फतेह सिंह और दूसरा पुत्र जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया। जो मुगल फौजदार था वजीर खान ने इनके दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ बैसाखी के दिन की स्थापना की एवं पाहुल प्रणाली जंत्र मंत्र व तंत्र विधि से हुआ तैयार जल को पाहुल या अमृत कहते हैं। पाहुल किसे कहा जाता है? यहाँ पे पाहुल प्रणाली है। जंत्र मंत्र तंत्र विधि से तैयार हुआ जल को पाहुल या अमृत कहते हैं, की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ पे देख लिए लोग पाहुल प्रणाली क्या होता है। उसके बाद खालसा पंथ की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया तथा कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी।
इन्होंने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ था को वर्तमान रूप दिया तथा कहा कि जो गुरुवाणी है, गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेंगी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक के पठान, गुल खान पठान ने हत्या कर दी। इनकी हत्या 1708 ईस्वी में किसने की थी, तो गुल खान नामक पठान ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व, जब गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो गया तो उसके बाद सिख का नेतृत्व किसने किया था, तो बंदा बहादुर, इसका नाम क्या था, लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव इसका नाम था और इसका नेतृत्व, सिखों का नेतृत्व किया था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में रजौली गांव पुंछ जिला में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके पिता का नाम क्या था, तो रामदेव भारद्वाज था, रामदेव भारद्वाज। इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए थे। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाया था। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार, जो सरहिंद का मुगल फौजदार वजीर था, वजीर खान की हत्या कर दी। वजीर खान की हत्या किसने की थी, बंदा बहादुर ने किया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के फरमान पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक के स्थान पर पकड़कर हत्या की गई। बंदा बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई, तो फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवाई थी। बंदा बहादुर ने शहादरा अभी कलीगढ़ी नाम से विख्यात है, शहादरा में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी के आक्रमण ने पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। जब नादिर शाह 1739 में आक्रमण पंजाब पर किया था तब सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंची थी, और जब अहमद शाह अब्दाली ने 1767 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था उस समय भी पंजाब को बहुत हानि पहुंची थी। बंदा बहादुर के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी, उसके बाद आता है 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया तथा इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया, तो जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। राखी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो दल खालसा ने की थी। और कब की थी, तो 1753 ईस्वी में की थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर, कितना भाग लिया जाता था, तो 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया था। दल खालसा को कितने दलों में बांटा गया था, तो इन्हें 12 दलों में बांटा गया था, जिसे मीसल कहा गया। मीसल अरबी भाषा का शब्द है। मीसल क्या है, तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मीसल का अर्थ क्या होता है, तो समान होता है। रंजीत सिंह, अब उसके बाद आते हैं रंजीत सिंह। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया कौन थे, तो महासिंह थे, और 2 नवंबर 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके दादा चरत सिंह, इनका दादा यानी कि रंजीत सिंह के दादा कौन थे, तो चरत सिंह ने 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल को मुख्य स्थान दिलाया था। 1798 से लेकर 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। ये कहाँ का शासक बने, तो लाहौर का शासक बने। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ, कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई। अमृत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अमृतसर की संधि किन 2 राजाओं के बीच में हुई थी, या अमृतसर की संधि जब हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ था। और इन दोनों चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह ने राज्य को 4 सूबों में बांटा था। इन्होंने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो 4 सूबे में बांटा था। पहला था पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर था। रंजीत सिंह को शाहसूजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रंजीत सिंह को किसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था, तो शाहसूजा ने भेंट किया था, जिससे नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली से लूट कर ले गया था।
हरि सिंह नलवा, इसे नलवा भी कहा जाता है, रणजीत सिंह का सेनापति थे। कौन थे रणजीत सिंह का सेनापति? तो हरि सिंह नौला थे। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री, इनका विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री दीनानाथ था, वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में हो गई। 1845 से 46 ईस्वी को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग पढ़े पीछे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसी तरह आंग्ले प्रथम में सिखों के साथ हुआ था और अंग्रेजों के बीच, जिसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। और कब हुआ था? तो 1845 से लेकर 1846 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से लेकर 1849 के बीच में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में हुई थी जो संधि, यानी कि जो युद्ध हुआ था उससे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि हुई थी। तो पहला था लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। 46 को दोनों पक्षों में हुई। इसी के साथ प्रथम आंग्ल युद्ध, लाहौर की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के अंतर्गत राजा दलीप सिंह के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार लिया गया। 20 अगस्त 1847 का 20 अगस्त 1847 को महारानी जिद्दा को राजा दलीप सिंह से अलग कर और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। यानी कि जो राजा दलीप सिंह थे, ये किसके पुत्र थे? तो महारानी जिद्दा के पुत्र थे। और इनको दलीप सिंह से अलग करके कहाँ भेज दिया गया? शेखपुरा में भेज दिया गया। कितने वार्षिक पेंशन पे? तो 48,000 की वार्षिक पेंशन के रूप में। प्रथम में चिलियानवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई। ये द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 में लड़ी थी, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। जिसमें क्या होते? सिख बुरी तरह पराजित हो गए थे। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। इनकी माता जो थी वो जिद्दा, उनको शेखपुरा भेज दिया गया 48,000 का वार्षिक पेंशन देकर। और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। कितना? 50,000 की पाउंड का वार्षिक के पेंशन देकर भेज दिया गया। एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इनके साथ ही महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा भेज दिया गया। 2 टॉपिक के हम लोगों का कवर हो गया और ये है आज का अंतिम हम लोग का टॉपिक। इसको देखते हैं हम लोग कितना जाता है। जो छठा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको देखते हैं लोग। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। पहला था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी पुनः 1757 से 1760 तक रहा था। उसके बाद फिर आया, उसके बाद इसका 1765 से 1767 ईस्वी तक शासन रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि द्वैत शासन की व्यवस्था किसने चालू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन था? तो मुगल सम्राट था, को इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी के तहत कंपनी के संरक्षण में लिया। क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उपदीवान मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सीतावराय बिहार के लिए नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उपदीवानों में बांट दिया था। पहला बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए राजा सीतावराय को नियुक्त किया था। अन्य गवर्नर बड़े लास्टे।
और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको देखते हैं लोग। तो 1767 से 1769 ईस्वी तक के गवर्नर बरेलास्ट का शासन था। उसके बाद काटियर बने। काटियर का शासनकाल 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक रहा था। अब है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जो कंपनी के अधीन थे उनको देखते हैं लोग। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित, कितना इनको कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो 5 वर्षों तक के इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया। 5 वर्षों तक के कार्यकाल निर्धारित किया गया। मद्रास और मुंबई, मद्रास उस समय अलग था और मुंबई भी अलग था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 74 से 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा था, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया तथा अपनी कार्यकुशलता के कारण ही कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स को देखते हैं, जिसका शासनकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ से हटाया था, तो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया एवं 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग्स ने फौजदारी एवं दीवानी अदालतों को स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था और कहाँ स्थापित किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स से मुस्लिमों की शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। जो बनारस में संस्कृत विद्यालय है उसको उसकी स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन ने किया था। हेस्टिंग्स ने विलियम विल्किंस या चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे, तो विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया। इस दौरान सर विलियम्स जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। शायद ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा गया है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन पर रोक लगा थी। जो मुगलों को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन दिया जाता था उस पर हेस्टिंग्स ने रोक लगा दी। इसी की समय अवधि में 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था और यह इसको किसने प्रकाशित किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 रेगुलेटिंग कब आया था, तो 1774 ईस्वी में के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, तो 1774 की रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था, तो केवल कलकत्ता तक था। किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में लड़े गए थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई हुई थी। प्रथम आंग्ल
मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसी के समय अवधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, जो वारेन हेस्टिंग्स था। इसी के समय काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नोट पॉइंट देखते हैं लोग क्या कह रहा है। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरुद्ध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया। किसके द्वारा महाभियोग लगाया गया? तो बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा अंग्रेज गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो यही वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगाया गया था। उसके बाद आता है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का शासनकाल 1785 से लेकर 1786 ईस्वी तक रहता है। इसको एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको क्या नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 1793। उसके बाद फिर आता है 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसकी समय अवधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। जो जिला का समस्त अधिकार था इसके शासन में कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्ति की। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कॉर्नवालिस से द्वारा जो 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्नवालिस कोड थी वह शक्तियों के किससे सिद्धांत पर आधारित थी? तो शक्तियों की पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इससे अधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसे अधिकार से किसे मुक्त किया गया? तो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इससे अधिकार से मुक्त कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उसमें एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ये सब किसका काल है? तो यह सब कॉर्नवालिस के शासनकाल में हो रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हो रहा है। उसके बाद है भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाएगा। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास से रखना था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 1793 ईस्वी में शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में हुआ था। जॉन शोर द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी? तो जॉन शोर के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। इससे को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। जो अस्थायी बंदोबस्त थी इसे कहाँ कहाँ लागू की गई थी? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा का जनक के। उसके बाद आता है सर जॉन शोर। उसके बाद कौन आता है? तो जॉन शोर, जिसका शासनकाल 1793 से 98 तक रहता है। इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। इन्होंने किस नीति को अपनाई थी? तो अहस्तक्षेप नीति को अपनाई थी। अब उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग
वेलेजली से पूर्व यानी पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यानी कि भारत में जो वेलेजली सहायक संधि के तहत राज्यों को मिलाता था, उसके पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था इससे संधि को प्रयोग कर चुका था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है और यह खुद को स्वयं कहता था कि बंगाल का मैं शेर हूँ। सहायक संधि करने वाले राज्य में हैदराबाद। सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था, तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था। उसके बाद है तंजौर अक्टूबर 1799 में। उसके बाद है अवध 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद है पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी में। परार या भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में। सिंधिया 1804 में तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर हैं। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसी दौरान ही 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था, जब ये सब कार्य हो रहे थे। सहायक संधि जब लागू की जा रही थी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की स्थापना की तथा सबसे ज़्यादा व्ययशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। लॉर्ड वेलेजली ने ही कलकत्ता में नागरिक सेवा के भर्ती के लिए, यानी जो युवक थे प्रशिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापना की, किंतु उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था जिस कारण उसे बंद कर दिया गया। हालांकि प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में हेलीवरी स्टेट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को यूके के प्रशिक्षण को आरंभ किया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी कि जब इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो 1805 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है सर जॉर्ज वार्लो, जिसका कार्यकाल 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक रहा है। इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना 1806 ईस्वी में वेल्लोर में घटित सिपाही विद्रोह थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसके बाद है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल यानी कि शासनकाल 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा था। इसकी समय अवधि में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ, यानी कि जो बीचवा था कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ के संपन्न हुई थी अमृतसर की संधि। इसी दौरान चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी भी पास हुआ था। इसी दौरान में लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में ही चार्टर एक्ट 1813 भी पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा था। इनके समय में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा तथा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों व गोरखों के मध्य संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध का युद्ध हुआ, इससे संगोली की संधि के तहत थे। इसके समय में ही पहाड़ियों का अंत कर दिया गया। पहाड़ियों के प्रमुख नेताओं में शामिल वासिल मोहम्मद चीतू एवं कासिम एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इन्होंने मराठों की शक्ति को क्या किया, तो अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी समय अवधि में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में देखते हैं लोग, इनका क्या योगदान रहा था। तो इसका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1826 ईस्वी में लड़ा गया था। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के मध्य वांडयूब की संधि संपन्न हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैनिक के विद्रोह भी इसी समय अवधि में हुआ था। विलियम बेंटिंक उसके बाद, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा था। 1803 ईस्वी में
1803 ईस्वी में विलियम बेंटिंक मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1860 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने व कानों में बालियां नहीं पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। इसके विरुद्ध क्या किया गया? कानून बनाया गया। इस कानून की धारा क्या थी? तो 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने का अवैध घोषित कर दिया गया। अकबर व मराठा पेशवाओं द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था? अकबर और मराठों के पेशवा थे, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो बेंटिंक ने समाप्त किया था। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग देवी किसकी पूजा करते थे? तो काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंक द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। बेंटिंक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसी समय अवधि में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया एवं मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। बेंटिंक ने 1831 ईस्वी और 1834 ईस्वी मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्गियों मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त किया। इसने क्या किया? भारतीयों को उत्तरदायी जो पद थे उस पर भी नियुक्त किया था। इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? तो जो शिशु की बालिका जो छोटी बच्ची थी उनकी हत्या कर दिया जाता था दुनिया में आने से पहले, यानी प्रेगनेंसी होने से पहले, उसको इसने क्या किया? तो प्रतिबंध कर दिया। अब चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा। अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स ने प्रेस से नियंत्रण हटाया। इसी कारण इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा था। कितना रहा था? 1836 से 1842 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध, महत्वपूर्ण घटना यानी ऑकलैंड के समय में, तो प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक के रोड की ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड की मरम्मत का कार्य करवाया गया। इसकी समय अवधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी का शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। अब उसके बाद है लॉर्ड एलनबरो। इसका कार्यकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा था। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त किया गया था। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इनकी कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ। इनकी कार्यकाल में क्या होता? तो दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था। और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इस एक्ट को किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो 43 का एक्ट था। और कितना था? तो 5 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा लागू किया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब की गई थी? तो 1843 ईस्वी में। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं तक कवर करते हैं लोग, क्योंकि इसका जो गवर्नर है ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा जब हम लोग मास्टर वीडियो अपलोड करेंगे लोग। तो उसके साथ इसको धीरे धीरे हमको लग रहा है 10-11 पार्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जितना भी वीडियो होगा उसको मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग से एक बात पूछनी थी कि जो एडुटेरिया का BPSC सेट आया है 10 प्रैक्टिस सेट, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम चाहते हैं कि एक दिन करके गैप डाल के उसको शुरू किया जाए। 10 दिन सेट है तो 10 गुना 20 दिन में सेट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को अगर चाहिए उस सेट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, फिर अगला टॉपिक हम लोग का आने वाला है बिहार का प्राचीन, जो बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल में, तो उसका अगला वीडियो आएगा।